साल 1990 से पहले साइंटिस्टों को सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून की 1% से भी कम जानकारी थी। उस समय साइंटिस्टों के इन प्लैनेट्स के बारे में बहुत ही ज्यादा सवाल थे, जैसे कि क्या ये प्लैनेट्स जियोलॉजिकली एक्टिव है, क्या इनके मून में लाइफ की फॉर्मेशन हो रही है और क्या वहाँ धरती के जैसे ही पानी के समुद्र मौजूद है। ऐसे ही हजारों सवाल उस समय के साइंटिस्टों के दिमाग में आ रहे थे, पर इन सवालों के जवाब धरती से टेलीस्कोप के जरिए जान पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर साइंटिस्टों को इन प्लैनेट्स के बारे में जानना था तो उस समय एक ही सोल्यूशन था कि इन प्लैनेट्स पर स्पेसक्राफ्ट मिशन को भेजा जाए। पर यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि इन सारे प्लैनेट्स पर एक एक स्पेसक्राफ्ट को भेजना काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब नासा ने ग्रैंड टूर प्रोग्राम को प्रपोज किया था, जिसमें 4 स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो पर भेजना था, उस प्रोग्राम को करने में नासा को $1 बिलियन का खर्चा करना था, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम थी और इसी वजह से ग्रैंड टूर प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। पर जब 1970s में अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लेंड्रो ने ऑब्जर्व किया कि 1970s के समय में सभी आउटर प्लैनेट्स एक ही प्लैनेटरी अलाइनमेंट में आने वाले हैं, जो हर 175 साल में एक ही बार होता है। उस समय गैरी ने यह सजेस्ट किया कि अगर हम इस समय किसी स्पेसक्राफ्ट को भेजे तो हम एक ही स्पेसक्राफ्ट से सारे आउटर प्लैनेट्स को स्टडी कर पाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया। वॉयेजर 1 को मेनली जुपिटर, सैटर्न और प्लूटो की तरफ भेजा गया था और वॉयेजर 2 को जुपिटर, सैटर्न से होकर यूरेनस और नेपच्यून को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। साल 1978 में वॉयेजर 1 ने एस्टेरॉयड बेल्ट को क्रॉस किया और साल 1979 में वॉयेजर 1 जुपिटर ग्रह तक पहुंचा, जहां हमें रेड जायंट स्पॉट की तरह और भी हजारों आंधी चलते हुए दिखाई दिए। पर जब जुपिटर के मून्स को एक्सप्लोर किया गया तब हमें कुछ ऐसा पता चला जिसकी उम्मीद नासा ने कभी नहीं की थी। वॉयेजर 1 ने आयो के सरफेस में ऐसे सल्फर वोल्केनोस को देखा जो कई किलोमीटर ऊपर तक सल्फर के पार्टिकल्स को उछाल रहे थे, और वहीं यूरोपा के सरफेस में इसने पानी के फव्वारे को निकलते हुए देखा, जो वाकई में एक चौंकाने वाली बात है। साल 1980 में वॉयेजर 1 सैटर्न तक पहुंचा, जहां इसने सैटर्न के रिंग्स, वहां के एटमॉस्फेयर और वहां की चंद्रमा की पढ़ाई की। शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन में वॉयेजर 1 ने धरती से भी मोटे एटमॉस्फेयर को देखा, जहां मीथेन की नदियां बहती है। नासा टाइटन के ऐसे चीजों को देखकर इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी, इसलिए वॉयेजर 2 को टाइटन की तरफ मोड़ा गया और वॉयेजर 1 को प्लूटो की तरफ भेजा गया। पर वॉयेजर 1 के ट्रेजेक्टरी में कुछ फॉल्ट होने के कारण वॉयेजर 1 प्लूटो को स्टडी नहीं कर पाया। पर वॉयेजर 2 टाइटन की स्टडी करते हुए 1986 में यूरेनस तक पहुंचा, जहां इसने यूरेनस में 12 नए चंद्रमा को ढूंढा, जिसमें से मिरांडा में जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के चलने को दिखाई दिया। इसी के साथ वॉयेजर 2 ने यूरेनस के टिल्टेड एक्सिस को स्टडी किया, जो बाकी प्लैनेट से अलग 97.8 डिग्री के झुकाव में है। वहीं यूरेनस में मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो हम किताब में पढ़ते हैं कि जुपिटर में 10 घंटे का दिन होता है, यूरेनस में 17 घंटे का दिन होता है, ये सब भी हमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से ही पता चली थी। इसके पहले हमें इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। और फाइनली 25 अगस्त 1989 को वॉयेजर 2 सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून तक पहुंचा। नेपच्यून एक आइस जायंट प्लैनेट है और ये यूरेनस की तरह ही मीथेन से भरी हुई है, जिसकी वजह से ये भी ब्लू कलर की दिखती है। इसी के साथ वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के 6 नए मून्स को ढूंढा, जिसमें से ट्राइटन एक ऐसा मून है जो नेपच्यून के ऑपोजिट रिवॉल्व करता है और ये जगह सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह में से एक है। वहाँ का एवरेज टेम्परेचर लगभग -240 डिग्री सेल्सियस का है। पर इतनी ठंडी होने के बावजूद भी वहाँ के सरफेस में हमें वाटर गीजर्स के होने के सबूत मिलते हैं, जो वाकई में साइंटिस्टों के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो ये हो गई वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की सोलर सिस्टम की यात्रा। इसके अगले वीडियो में हम वॉयेजर के इंटरस्टेलर जर्नी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ ऐसा ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।